डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्श है और मैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी की पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं होती। भारी भारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद जितने भी पैसे आपके पास होते हैं वो भी लग जाते हैं। मैं कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं था और बड़ी मुश्किल से लोन मिला था पढ़ाई के लिए। मैं सोच रहा था पढ़ाई खत्म होगी तो ये लोन भी चुका दूंगा, क्योंकि अच्छा डॉक्टर कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में लग ही जाऊंगा। मैं अपना छोटा क्लिनिक खोल नहीं सकता था क्योंकि परिवार का सारा पैसा तो मैं लगा चुका था। लोन की किस्तें भी मुझे ही चुकानी थी। इसीलिए मैं एक अस्पताल में डॉक्टर लग चुका था। यहाँ तनख्वाह अच्छी थी, मैं किस्त दे पा रहा था। लेकिन तभी मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट आया जो आपके होश उड़ा देता है। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। डॉक्टर होने का एक फ़ायदा तो होता है, आपके जो भी डॉक्टर दोस्त होते हैं वो आपकी बीमारी को बहुत ही पहले पकड़ सकते हैं, सस्ते में इलाज कर सकते हैं। दवाइयाँ भी मैं सस्ते में ले सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही बड़े अस्पताल में काम कर रहा था। लेकिन ज़िंदगी बदल जाती है जब आपकी बीमारी किसी के समझ में ना आए। धीरे धीरे मेरा वज़न कम होता जा रहा था, मेरा शरीर पतला होता जा रहा था, मेरे खून के थक्के बन रहे थे, मेरी अंदर की मांसपेशियां कमज़ोर और सिकुड़ रही थीं और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे मुझे कौन सी बीमारी हुई है। ना तो ये कैंसर था, ना मुझे एड्स थी। वो बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है वो नहीं थी, लेकिन ये अजीब सी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। 2 ही सालों में मैं कंकाल सा बन गया था। हड्डियां निकल आई थीं और अब मेरे पास पेशेंट नहीं आते थे। हर कोई ये कहने लगा था अगर ये अपना इलाज नहीं कर सकता तो किसी का इलाज क्या करेगा। लेकिन डॉक्टर अपना इलाज नहीं करते, किसी और से ही करवाते हैं और किसी और के समझ में नहीं आ रहा था मुझे बीमारी क्या हुई है। जान पहचान वाले जितने भी डॉक्टर थे वो मुझे यही कह रहे थे ऐसी बीमारी वो पहले भी देख चुके हैं। कई लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है, उनकी मांसपेशियां, वो नलियां जो खून का बहाव बढ़ाती और कम करती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो सिकुड़ती जाती हैं और आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अभी मेडिकल साइंस इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाई है क्योंकि इसके लक्षण भी नज़र नहीं आते, लेकिन इससे बचा नहीं जा पाता। धीरे धीरे आपकी मौत हो ही जाती है। 2 सालों में मैं ये समझ गया था धीरे धीरे मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। मेरे परिवार के ऊपर शायद वो कर्ज रह ही जाएगा जो मेरी पढ़ाई में लगा था। घर के सारे पैसे लग चुके थे, ज़मीन बिक चुकी थी और मेरे पास लंबी ज़िंदगी है ही नहीं वो पैसे इकट्ठा करने के लिए। इलाज मेरा कोई कर नहीं सकता तो मैं मान बैठा था मौत मेरी नज़दीक है। इसके बाद मेरे कानों में किसी ने डाल दिया था कि होम्योपैथी की दवाई भी मेरे काम आ सकती है, आयुर्वेद की दवाई भी मेरे काम आ सकती है। मेरा ध्यान सीधा आयुर्वेद की दवाइयों की तरफ गया। जहाँ पर मेडिकल साइंस की वो दवाइयाँ काम नहीं करती, कभी कभी आयुर्वेद की वो प्राचीन विधियाँ काम कर जाती हैं। सबसे बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर हिमाचल में पाए जाते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड। मैं हर जगह जा रहा था, इस बीमारी को दिखा रहा था और दवाइयाँ खा रहा था। 4 महीने मैं ये करता रहा था लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा था। कई पुराने डॉक्टर जो प्राचीन विधियों को जानते थे वो मुझे बता रहे थे ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना नामुमकिन के समान है। हिमाचल की उन पहाड़ियों में कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनका नामकरण भी अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन वो अब बूढ़े हो चुके हैं और वहाँ पर जाकर उन पत्तियों को नहीं ला सकते। ये काम मुझे करना होगा। ज़िंदगी बचाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। आप हर तरह के पापड़ बेलने को तैयार हो जाते हैं और मैं अपनी मौत को बिल्कुल सामने देख पा रहा था। मैं जानता था मेरे पास 1 से 1.5 साल ही है और शायद इतने समय मैं ज़िंदा ना भी रह पाऊँ, इसलिए जो करना है अभी करना है। अगर उन्हें लगता है इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, 1% भी चांस है, तो मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूँ।
मरना तो मुझे वैसे भी है, ये दवाइयाँ खाकर मरूंगा तो मन को ये तसल्ली तो रहेगी, हर कोशिश की थी मैंने जिंदा रहने की। इसके बाद मैं हिमाचल की तरफ निकल पड़ा था। वहाँ पर वो पुराने वैद्य हैं जो उन पहाड़ियों में जाकर उन पत्तियों को लाते हैं, लेकिन एक एक करके हर किसी के पास जाता गया, उनके पास इसका जवाब नहीं था। इस बीमारी को कोई तो साधारण फ्लू कह रहा था, कोई अंदर की मांसपेशियों का खिंचाव कह रहा था, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। ये साधारण बीमारी नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन हिमाचल के उन छोटे छोटे गांव में जाकर मुझे ज़िंदगी का मोल समझ में आने लगा था। वो लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उनके पास खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं और वहीं पर रहते हैं। मैंने एक पल में ही वो डिसीज़न ले लिया था कि अब आखिरी दिन यहीं पर बिताऊंगा। वो पुराने से गांव जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुदरत की गोद में हूँ और मरूंगा भी कुदरत की गोद में ही। ये शायद उन पर्वतों के पास वाला ये आखिरी गांव था। इसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वहाँ रहा नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन जब मैं उस बूढ़े वैद्य के पास था, वो बहुत ज़ोर से रो रहा था क्योंकि उसका पोता मर चुका था। मैंने पूछा आखिर उसका पोता कैसे मर गया, क्या बीमारी थी उसे? तो उसने बताया बीमारी नहीं, शाप लगा था उसे। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। शाप? क्या शाप के कारण भी कोई मर सकता है? लेकिन वो तो किस्से और कहानियों का हिस्सा ही होते हैं, क्या सच में अब भी शाप काम करते हैं? तो उसने कहा था हाँ, शाप काम करते हैं। अगर कोई शैतान, कोई ऐसा प्रेत जो बहुत भयानक हो, वो शाप दे तो काम करता है। वो अजीब शक्तियाँ आसपास रहती हैं और हमें मारने की कोशिश करती हैं। मेरा पोता भी इसी तरह मरा था। मैंने पूछा आखिर कैसे, कहाँ से लग गया वो शाप? तो उसने बताया वो देखो, वो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो पर्वतों के आगे। वहाँ पर तुम्हें एक और पहाड़ी नज़र आएगी जहाँ पर मिट्टी में कोई घास नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। देखो नज़र आ रही है। दूर मुझे एक पहाड़ी इसी तरह नज़र आ रही थी और उसने कहा वो पहाड़ी है उस प्रेत की, उसे पहाड़ का प्रेत कहा जाता है। उस जगह कोई पेड़ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, और जो उस मिट्टी पर पैर रख देता है वो शापित हो जाता है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। तो मैंने कहा अगर सबको पता है कि वहाँ पर शाप लगता है तो कोई वहाँ पर क्यों जाता है? वहाँ पर पैर रखने से मौत होगी, ये सबको पता है, जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो उस वैद्य ने कहा यही तो बात है, वहाँ पर उस पहाड़ी के ऊपर कुछ ऐसा उगता है जो आपकी हर बीमारी को ख़त्म कर सकता है। अगर आपके पास एक ऐसी बीमारी हो जो आपको मारने वाली हो तो आप आखिरी कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? बता बेटे, तू कोशिश करेगा या नहीं करेगा? मैंने थर्राती हुई आवाज़ में कहा था कोशिश तो करूँगा, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, मैं भी अगर ये सच है तो कोशिश करूँगा। वो वैद्य कहने लगा था देखा, तुमने भी कहा ना कोशिश करोगे, लेकिन वहाँ जाना मत, बहुत भयानक मौत मिलती है। वहाँ पर वो प्रेत सौदा सा करता है, लेकिन जो भी उस सौदे को किसी और को बताने की सोचता है उसके साथ बुरा होता है, वो मर ही जाता है। मैंने भी मायूसी में ये कहा था मुझे वहाँ पर जाना होगा, लेकिन क्या आपकी बात सच है? क्या सच में वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर कुछ ऐसा है, कोई जड़ी बूटी जो हर बीमारी को ख़त्म कर सकती है? उस वैद्य ने कहा था हाँ बिल्कुल सच, उसके ऊपर एक ऐसा पौधा मिलता है जो आपकी हर बीमारी को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद आपको नई ज़िंदगी मिलती है उस बीमारी के पार। मेरी आंखें चमक गई थी। मैंने उस वैद्य से कहा मेरी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, मैं आपके पास भी आकर गया था, आपने भी कहा था कि मेरी मौत जल्द होने वाली है, क्या वो जड़ी बूटी मुझे ज़िंदा कर सकती है? उस वैद्य ने अपनी आंखें मली थीं और नीचे चेहरा करके कह दिया था बेटे वहाँ जाने की कोशिश मत करना, इस बीमारी से तू 1.5 साल निकाल सकता है, जिंदगी जी भला कर, लेकिन वहाँ पर जो शाप लगेगा एक रात में तू मर जाएगा। तो मैंने भी ऊंची आवाज़ में कह दिया था 1.5 साल क्या करूँगा? जब आपको पता हो कि मौत आपके सामने है तो जिंदगी मौत से भी बुरी लगने लगती है। वहाँ जाऊँगा, 1% चांस तो है ना, शायद मैं उस पौधे को ला पाऊँ, उस जड़ी बूटी को ला पाऊँ, आस तो है ना, इसी के सहारे एक दिन निकालना भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज पहली बार लगा है मैं बच सकता हूँ। हमेशा मुझे लगा करता था मैं मरने वाला हूँ और हर रोज़ मैं रोता था,
मौत का इंतज़ार करता हूँ, मैं इसी तरह से ज़िंदगी जीता हूँ। आपने एक मौका दिया है, क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूँ? उस वैद्य ने कहा था, कर सकते हो, लेकिन उस पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। उस प्रेत का सामना करना बहुत मुश्किल है। जो भी उस पर चढ़ा है उसकी मौत हुई है। हमारे गांव में कई लोग उसने मौत के घाट उतार दिए जो किसी को कुछ बता तक नहीं पाए। अगर तुम भी मरना चाहते हो तो जाओ वहां पर। वैसे भी उस शापित पहाड़ी को इसीलिए बनाया गया था ताकि परीक्षा ली जा सके। जो सबसे बड़ा विद्वान होगा, जा बच्चे कर ले कोशिश। जब मौत तेरे सामने हो वहां लड़कर अपनी जिंदगी छीनने में जो मजा है वो पूरी जिंदगी में कभी नहीं आता। अब उस वैद्य की बात मैंने सुन ली थी। आखिरी आस थी मेरी आंखों में, ऊपर जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आनी है, लेकिन उस मिट्टी पर पैर रखते ही एक रात में मैं मर जाऊंगा। क्या करना होगा मुझे बचने के लिए? मैं महंगे वाले मोटे जूते पहनता हूँ, वहाँ पैर रखूंगा ही नहीं, उस मिट्टी को छूंगा ही नहीं। बड़ी आसानी से वहाँ मैं जाकर उस जड़ी बूटी को ले आऊँगा। ये सोचा था मैंने। सुबह 9 बजे ही मैं चल पड़ा था। चलते चलते कब शाम पड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। वो पहाड़ियाँ जो करीब नज़र आती हैं होती बहुत दूर हैं। आपको लगता है 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, लेकिन पूरा दिन लग गया था। अब सामने वो पहाड़ी थी। करीब से देखने में वो रहस्यमय पहाड़ी लग रही थी। उस पहाड़ी पर पत्थर थे, मिट्टी थी, एक घास का तिनका तक नहीं था, उड़कर कहीं से आया एक पत्ता तक नहीं था। देखने में ही महसूस हो गया था जैसे कोई शापित पहाड़ी हो, कुछ भी वहां पर रहता ही ना हो। तब मुझे कुछ डर सा लगा था, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि वैसे भी मैं मरने वाला हूं, तब मैंने बिना डरे वो कदम आगे बढ़ा दिया था। उस मिट्टी पर पैर रखते ही वो मिट्टी नीचे की तरफ फिसल रही थी, लेकिन वो बड़े बड़े पत्थर बड़ी आसानी से फंसे हुए थे। वहां छोटा सा रास्ता बना हुआ था जिस पर पैर रखते ऊपर चढ़ना काफी आसान था। मुझे लगा था मैं उस पहाड़ी पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाऊंगा, इसीलिए लंबा सा डंडा भी लेकर आया था ताकि बार बार मिट्टी में फंसा पाऊं और ऊपर चढ़ पाऊं। लेकिन यहाँ चढ़ना काफ़ी आसान था। जैसे ही मैं काफ़ी ऊपर तक चढ़ गया था, बड़ा सा पत्थर आया और वहाँ पर एक छोटी सी गुफा नजर आई। बाहर बादल घिर आए थे और थोड़ी थोड़ी बिजली कड़कने लगी थी। एक पहाड़ी के ऊपर हवा कितनी तेज चलती है आज मैंने महसूस की थी। आसपास की पहाड़ियों के वो पेड़ हिल रहे थे, पत्ते हिल रहे थे। उस आंधी में पत्ते बार बार इधर गिर भी रहे थे। तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी थी। जैसे ही पत्ता ऐसे छूता है वो पत्ते को खींच लेती है, अपने अंदर समा लेती है, जैसे कोई दलदल हो। दलदल में जब हम पैर रखते हैं सब कुछ नीचे धंस जाता है, उसी तरह हर पत्ते को ये मिट्टी निगलती जा रही थी। लेकिन ये मिट्टी इस तरह से नरम नहीं थी। मैं पैर रखकर ऊपर तक आया था, लेकिन किसी और चीज़ पर इस तरह से असर कर रही थी जो मेरे लिए डरावना था। उस हवा से बचने के लिए उस गुफा के अंदर गया था मैं, लेकिन अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। एक गूंज थी इस पहाड़ी के ऊपर जो इस गुफा में ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी। बाहर तो हवा चलने के कारण वो गूंज पूरी तरह से सुनाई नहीं दी थी, अंदर उस गूंज ने मुझे परेशान सा कर दिया था। ऐसा लग रहा था कोई गुनगुना रहा हो। ये गले की गूंज लगती थी, किसी पहाड़ की गूंज नहीं। जैसे ही वो हवा थोड़ी सी कम हुई थी, मैं बाहर निकलना चाहता था। तभी किसी ने मेरी टांग को पकड़ रखा था, मुझे तब पता चला था। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उस अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक बिजली कड़की। उस बिजली में इतनी रोशनी थी कि अंदर का साफ साफ दिखा था। किसी ने ज़मीन से हाथ निकाला हुआ था और मेरी टांग को पकड़ा हुआ था। वो हिल रही उंगलियां महसूस हो रही थी। मैं डर सा गया था। क्या इस पहाड़ के उस प्रेत ने मुझे पकड़ लिया है? क्या ये अब मुझे मौत के घाट उतार देगा? वहाँ बार बार बिजली कड़के जा रही थी और उस रोशनी में ज़मीन से निकलता कोई इंसान दिख रहा था। बस बिजली की उस कड़कड़ाहट में वो रोशनी होती और 1 सेकंड के लिए वो सब नजर आता। धीरे धीरे वो हाथ बाहर निकल रहा था, उसका सर बाहर आया था और ध्यान से मैं देख नहीं पाया था उस आकार को। धीरे धीरे वो ऊपर तक आ गया और पूरा निकल आया था। उससे टांग छुड़ाने की मेरी जितनी भी कोशिशें थी वो विफल थी, क्योंकि उसकी पकड़ ही बहुत ज़्यादा मजबूत थी। अब वो पूरा बाहर आया हुआ था। वो बिजली इस बार लंबी गरजी थी। 2-3 सेकंड तक वहाँ रोशनी ही रोशनी थी और वो मुझे नजर आया था।
वो कोई जिंदा इंसान नहीं था। उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, उसका शरीर ही इस तरह से गला हुआ था जैसे कपड़ा हो। वो अजीब सा चेहरा था जिसके बाल जैसे पेड़ों के तनों की तरह लग रहे थे। वो डरावनी सी आंखें बस काले रंग की थी और बड़े टमाटर जितनी बाहर की तरफ निकली हुई थी। वो खड़ा था, इस कारण अपने हाथ से उसने मेरी टांग को भी ऊपर लटका रखा था। एक टांग के सहारे मैं छलांगे लगाता हुआ उस गुफा से बाहर आने की कोशिश करता रहा था, लेकिन उस पकड़ को मैं छुड़ा नहीं पाया था। मैं उसे तोड़ नहीं पाया था, इसलिए वहीं पर चीखें मार रहा था, छोड़ दे। उसके बाद मैं अपना पैर उस पर मारने लगा, उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। वो छोड़ नहीं रहा था, बल्कि मेरे साथ चलकर अब बाहर आने लगा था। मैं भी एक टांग छलांग लगाता लगाता बाहर आ रहा था और उसी के साथ वो भी आ रहा था। बाहर रोशनी में उसे साफ साफ देख पा रहा था और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने उसको धक्का दिया और उसने भी अपनी पकड़ ढीली की। मैं फिसलकर नीचे गिर पड़ा था। उस मिट्टी में घिसटकर काफ़ी नीचे तक गया था और एक पत्थर से टकराया था जो मेरी कुहनी पर लगा था, जिस कारण वहाँ से खून बहने लगा था। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ था। मन तो कह रहा था भाग जा यहाँ से, लेकिन दिमाग कह रहा था बचने का एक ही रास्ता है, मरना तो तुझे वैसे भी है। इसीलिए हिम्मत बांधकर वहीं पर खड़ा रहा था और उससे सवाल किया था, ओ प्रेत, क्या चाहता है तू? तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तू सबको मारता है, लेकिन मुझे ज़िंदगी चाहिए। मौत तो वैसे भी मेरी आने ही वाली है। तब उसने कुछ कहा था, जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे पानी दो, बारिश का पानी चाहिए मुझे। वहाँ बिजली कड़क रही थी, तूफान चल रहा था और मैंने भी कह दिया, बारिश होने वाली है, पानी ही पानी बरसेगा, जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा। और वो मुस्कुराता रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ समय बाद बोला, मुझे पानी चाहिए, बारिश का पानी। मैं अब और ऊपर नहीं चढ़ सकता था, यहाँ हवा बहुत तेज़ हो चुकी थी। मैंने गलत दिन चुना था। शायद आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, इसलिए किसी और दिन आना होगा। मैं ऊपर तक चढ़ नहीं पाऊंगा, ऊपर हवाएं और भी तेज़ होंगी। बारिश में किसी पहाड़ी पर चढ़ना बहुत भयानक हो सकता है। जब ऊपर बादल फटता है या ऊपर बारिश बहुत तेज़ होती है तो नीचे की तरफ पानी बहता हुआ आता है जो आपको भी बहा कर ले जा सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ लगा ही ना हो, आप तो फिसलते हुए उस पहाड़ी से नीचे जा गिरेंगे और खाई में आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मुझे वापस जाना होगा। उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी, मुझे पानी चाहिए, बारिश का पानी, जल्दी ला कर दो। वो आवाज़ दूर तक आ रही थी और मैं भागता हुआ नीचे उतर आया था। ऊपर जाकर उस औषधि को लाना आज का काम नहीं है, किसी और दिन वो काम करना होगा मुझे। मैं उस जंगल में था, उन पहाड़ियों को पार कर रहा था और वहाँ रास्ता बना हुआ था उस गांव तक पहुँचने में। यहाँ धीरे धीरे बारिश की कुछ बूंदें गिरना शुरू हो चुकी थीं, ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी थी और सफ़र लंबा था। जाते वक्त मुझे 6 घंटे का सफ़र करना पड़ा, तब जाकर गांव पहुँचा था। बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन मेरी एक्सरसाइज हो गई थी। जब दोबारा कोशिश करूँगा तो और अच्छे से काम कर पाऊँगा। उस दिन जाऊँगा जिस दिन बारिश नहीं होगी। लेकिन जब मैं वापस आया था, कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। सुबह का वक्त था, मैं गांव पहुँच गया था। चेहरा देखकर हर कोई डरे जा रहा था। मेरा चेहरा काला सा फिर गया था, जैसे उंगलियों के निशान पड़े हों। शरीर पर भी उंगलियों के निशान ही निशान थे। मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था क्या हुआ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। जब भी मैं उस प्रेत के लिए कुछ कहने की कोशिश करता, मुंह मेरा सिल जाता, जैसे होंठ उठते ही नहीं। उसने क्या कहा है मैं किसी को बता नहीं पाता। वो वैद्य भी मेरे पास आया था और मेरा चेहरा देखकर कहने लगा था, बच्चे, तू मरने वाला है। तेरे पास लंबा समय था, लेकिन तू आज का दिन नहीं निकाल पाएगा। धीरे धीरे तू मर जाएगा। वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। किसी को मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। उस बारिश में हर कोई घर के अंदर घुस चला था, लेकिन मुझे अपनी मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। मेरा शरीर शिथिल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जान धीरे धीरे खींची जा रही हो। शाप के कारण शरीर काला सा फिर गया था। ऐसा लग रहा था जलकर अभी मैं राख बन जाऊंगा। शरीर के छोटे छोटे कण भुरना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे इसी तरह मैं धुआं बन जाऊंगा। कुछ तो करना होगा। शरीर पर बारिश की वो बूंदें गिरती और वो बूंदें काली हो जाती। नीचे मेरे पैरों के नीचे जैसे काला काला तेल बह रहा हो। वो मेरे शरीर पर टपकी हुई उन बूंदों से नीचे निकला हुआ रंग था।
अब मेरे कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, मुझे पानी पीना है और वो भी बारिश का। मैं एक तरफ देख रहा था, वहां टूटा हुआ मटका पड़ा था, आधा मटका, जिस पर बारिश के कारण पूरा पानी भर चुका था। मैंने सोचा शायद यही रास्ता है, मरने में वाला हूँ, मुझे बचने के लिए शायद ये पानी लेकर वापस जाना होगा। मैं वहाँ मटके को उठाकर वापस चल पड़ा था। मुझे ये पानी उस प्रेत तक पहुँचाना था, वही मुझे बताएगा मैं जिंदा कैसे बचूंगा। एक दिन का सफ़र मुझे फिर करना है, रात तक मैं मरने ही वाला हूँ। मुझे लगभग 5 घंटे लगे थे वहाँ वापस जाने में। समय धीरे धीरे जैसे कम हो रहा था। पहले मैं पूरा रास्ता देख कर जाता, वापस आते समय मुझे डर था मैं तूफान में फंस ना जाऊं, इसलिए और कम समय लगा था। लेकिन अब तो उससे भी ज़्यादा कम समय लगा था, क्योंकि मुझे मौत नज़र आ रही थी। जब मौत सामने हो तो आपको कीड़ों से डर नहीं लगता, आपको जानवरों से डर नहीं लगता, आपको मौसम से डर नहीं लगता। आप एक ही चीज़ से डरते हो, वो सामने आई हुई मौत, और उसका मुकाबला करने के लिए हर कोशिश भी करते हो। वही तो मैं कर रहा था। वहाँ बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन थोड़ी कम हो रही थी। हाथ में जो मटके में पानी भरा था उस पर बूंदें बार बार पड़ रही थी, जिस कारण अब भी वो पूरा भरा हुआ था। धीरे धीरे उस पहाड़ी पर मैं चढ़ रहा था, लेकिन हाथ से वो मटका टूटा हुआ और ज़्यादा ना टूट जाए, इसका ज़्यादा डर था। वो मटका टूटा, सारा पानी बह जाएगा और खाली हाथ पहुँचूंगा, फिर जिंदा रहने के कोई चांस नहीं है। वहाँ धीरे धीरे चढ़ता हुआ मैं उसी गुफा में पहुँच गया था। वहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। बाहर दिन का वक्त था, सूरज चढ़ा हुआ था, फिर भी वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। अंदर जैसे रोशनी सोखी जा रही थी। मैं चलता हुआ उस गुफा के अंदर गया था। उसके बाद किसी ने मेरी टांग पकड़ ली थी। मैं समझ गया था ये कौन है, लेकिन मेरा शरीर बहुत कमज़ोर था। अब मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था। हाथ में उस मटके को मैंने उस तरफ कर दिया था। बारिश का पानी लेकर आया हूँ, यही तो मांगा था ना, पियो, पी लो पानी, मैंने ये कहा, और मेरी टांग की वो पकड़ बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई। उसने मेरी टांग छोड़ दी थी। उसके बाद मेरे हाथ से उस मटके को खींचा। वहाँ पानी पीने की आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे वो एक एक घूंट पानी का लेता गया, उस गुफा में धीरे धीरे उजाला सा होता गया था। वहाँ थोड़े थोड़े ही बादल थे, जिस कारण थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी। वहाँ सूरज भी एक तरफ निकला हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अंदर पहले रोशनी नहीं थी। अब वो रोशनी की किरणें अंदर तक आ रही थी। मैं उसे साफ देख रहा था। वो पानी का एक एक घूंट पी रहा था, और वो पानी उसके गले से बहता हुआ पेट में जा रहा था, वो भी दिख रहा था। उसका शरीर गीला सा पारदर्शी सा था। उसने उस टूटे हुए मटके का सारा पानी पी लिया था। उसके बाद वो हंसने लगा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, और उसने उस मटके को हाथ में पकड़ा हुआ था और अपने हाथ भी ऊपर उठा लिए थे। वो बाहर निकलकर आसमान की तरफ देख रहा था। मैंने ध्यान दिया, वहाँ बारिश तो पड़ रही थी, उसके मुंह पर बिल्कुल भी कोई बूंद नहीं पड़ रही थी। वो जहाँ जहाँ हाथ फैला रहा था, बूंद उसे छू ही नहीं रही थी। बूंद ज़मीन को छू रही थी, और ये ज़मीन भी बहुत ही अजीब सी। हर बूंद जैसे ही ज़मीन को छूती गायब हो जाती, ज़मीन में समा जाती, जबकि मिट्टी गीली हो ही नहीं रही थी, पत्थर गीला हो ही नहीं रहा था। शायद यहाँ बारिश की ये बूंदें सोख ली जाती हैं। कोई अदृश्य शक्ति है जो मिट्टी में समाई हुई है, बारिश की बूंदों को रुकने ही नहीं देती। यहाँ बाढ़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि मिट्टी पर गिरते ही बूंदें गायब। और ये जो प्रेत है, ये इसीलिए बारिश का पानी मांगता है, क्योंकि बारिश की बूंदें इसको छूती तक नहीं। ये मुंह खोलकर खड़ा हो जाए तो एक भी बूंद इसके शरीर को छुएगी नहीं, मुंह में जाएगी नहीं। इसीलिए शायद ये प्यासा होगा। बहुत देर तक बहुत खुश हुआ था वो, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा था और कहने लगा था, वाह, तूने खुश कर दिया, जा, तू आज़ाद है। तूने इस मिट्टी पर पैर रख कर जो जुर्म किया था, उसकी सज़ा तुझे नहीं मिलेगी। तूने पश्चाताप कर लिया है, जा जहाँ तू जाना चाहता है। लेकिन मैं मायूस चेहरा लेकर उससे कहने लगा था, तुमने तो मुझे अपने इस शाप की मौत से आज़ाद कर दिया, लेकिन मौत तो मेरी आने ही वाली है। ये सुनकर वो धीरे धीरे उसी गुफा के अंदर जाने लगा था। वो एक पत्थर पर बैठ गया था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता जा रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। अब उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं भी उसके पास चला आया और वो कहने लगा था, अब क्यों आए हो? क्या दोबारा शापित होना चाहते हो?
तुम यहाँ पैर रखकर आज़ाद हो चुके हो, तुम अब मरोगे नहीं। लेकिन तुम कौन सी मौत की बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं इस शाप से आज़ाद हो गया, लेकिन बीमारी से आज़ाद नहीं हुआ। मैं साल के अंदर मरने वाला हूँ, मुझे उस बीमारी से आज़ादी चाहिए। तो उसने कहा था, मैं बस शाप से आज़ाद कर सकता था, बीमारी से आज़ाद नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने कह दिया था, लेकिन वो औषधि जो इसी पहाड़ पर लगती है, मुझे वो चाहिए। तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया था और कहने लगा था, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, इसके शिखर पर एक ही पौधा लगा होगा, ये वही औषधि होगी। तुम मुझसे बच चुके हो, अब ऊपर जा सकते हो। लेकिन उस चुड़ैल से कैसे बचोगे? वो उस पौधे को हाथ नहीं लगाने देगी, उसका शाप और भी भयानक होता है। मुझसे आगे कोई नहीं जा पाता। तुम आए हो, शायद मुझसे आगे जा पाओगे, लेकिन उससे नहीं बच पाओगे। उसका मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो उस फूल को जो औषधि के ऊपर लगा होता है, खाओगे कैसे? फिर मैंने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे सही रास्ता बताओगे कि कैसे मैं ऊपर जा सकता हूँ? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा था, नहीं, बस बारिश का पानी पिलाया है, कोई मदद नहीं की है। शाप से मैंने आज़ाद कर दिया, मेरा काम हो गया। अब तुम मुझे और क्या दे सकते हो? मैंने कहा, मैं और बारिश का पानी ला सकता हूँ। अच्छा, तो फिर से बारिश का पानी ला सकते हो। 1 बार ला दोगे, 2 बार ला दोगे, 10 बार ला दोगे, फिर तुम परेशान होकर यहाँ से भाग जाओगे। तो मैं क्या फ़ायदा करवाऊँ तुम्हारा जिससे मेरा फ़ायदा हो? तो मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उसने जो हाथ में मटका पकड़ रखा था, मैं उस मटके को बाहर ले आया। जैसे ही मैंने उस मटके को वहाँ रखा था, उसमें पानी की बूंदें गिर रही थीं। बारिश की एक एक बूंद कारण वहाँ वो मटका भर रहा था। धीरे धीरे वो मटके में भी बहुत पानी भर गया। मैंने वो मटका फिर से उसे पकड़ा दिया। लो, पानी पियो। यहाँ मिट्टी में पानी गिरते ही गायब हो जाता है, लेकिन इस मटके में पानी भरता है। इस मटके को यहाँ बाहर रख दो, जितनी बार पानी पीना चाहते हो पी लो। मैं ऐसे और मटके ला दूंगा, ऐसे और टोकरे ला दूंगा जिसमें पानी भरता जाएगा। बहुत सारे ऐसे बर्तन ला दूंगा जिसमें पानी भरता जाएगा। हर बर्तन में पानी पीते जाना, तुम्हारी प्यास हमेशा बुझती जाएगी। वो भी हंसने लगा था। चालाक बहुत हो तुम भी लगता है मेरे शाप को जानते हो और उससे निपटने का तरीका भी जानते हो। जाओ, यहाँ जो पत्थर है इसके पीछे से घूमते हुए दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ना। इस तरफ से तुम ऊपर चढ़ोगे तो गिरकर ही मर जाओगे, उस तरफ से जाओगे तो वो तुम्हें अपंग बनाती जाएगी। बस हिम्मत बनाए रखना, ऊपर तक पहुँच जाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता उस चुड़ैल की शर्त क्या है। बहुत भयानक मनूस चुड़ैल, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, तुम देख लेना। मैंने अब उस प्रेत का धन्यवाद किया था और उसके बताए रास्ते पर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। मैंने सामने वाला रास्ता नहीं चुना। उस पहाड़ के पीछे से घूमकर मुझे सपाट सा मैदान नजर आया जो ऊपर की तरफ चढ़ने वाला एक रास्ता दिखा रहा था। वहाँ उस मैदान की तरफ देखता हुआ मैं ऊपर चढ़ने लगा था। मुझे सामने तीखी चोटी नजर आ रही थी, लेकिन चढ़ना तो था ही। तभी मेरी एक बाजू जैसे काम करना बंद कर चुकी थी। मेरी बाजू में शक्ति ही नहीं रही। ऐसा लगा जैसे मैं पैरालिसिस का शिकार हो गया हूँ। मेरी एक बाजू हिल ही नहीं रही थी, बस 2 टांगे एक बाजू काम कर रही थी। एक बाजू के सहारे मैं बार बार उस पत्थर को पकड़ता ऊपर चढ़ता। इसी तरह धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ने लगा था। अचानक मेरी एक टांग काम करना बंद कर गई, जैसे उसी तरफ पैरालिसिस हो गया हो। मैं जान गया था ये उस बीमारी के कारण होगा। मेरा आधा शरीर यहीं पर रुकना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे चढ़ना है। अभी मुझे पैरालिसिस हो गया तो मैं पक्का मर ही जाऊंगा। एक तरफ की जान है उसे लगाना होगा। एक बाजू काम कर रही थी, मेरी एक टांग काम कर रही थी। उसी के सहारे मैं ऊपर चढ़ने लगा। अब ये चढ़ाई इतनी तीखी नहीं थी, बहुत करीब पहुंच गया था मैं उस चोटी के। यहाँ चढ़ते चढ़ते समय बर्बाद हो रहा था। हर आधे घंटे में मैं थोड़ा सा चढ़ पाता, थक जाता, उसके बाद बैठ जाता, आराम करने लगता। शाम का वक्त हो चला था और धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ चला था मैं। बहुत करीब पहुँचते पहुँचते मेरी एक बाजू काम करना बंद कर गई। मेरी दोनों बाजुएं अब काम नहीं कर रही थी। मेरी एक टांग काम नहीं कर रही थी। एक टांग के सहारे घिसटता घिसटता ऊपर जा रहा था। मौत शायद मुझे करीब खींच रही है, मुझे लड़ना होगा। मैं लड़ रहा था।
अब मैं धीरे धीरे शिखर तक पहुंच गया था। वो सपाट सा एरिया था जो बिल्कुल शिखर पर था। वहाँ एक तरफ एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, लेकिन उसके पास ही एक छोटा सा लाल रंग का फूल खिला हुआ था। नीचे छोटे छोटे कांटे थे, हरे हरे 2 पत्ते लगे हुए थे। उस फूल को, उस पौधे को मैं पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा पौधा मैंने कभी देखा ही नहीं। वो फूल चमक रहा था जैसे उसके अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही हो। ज़मीन पर भी उसकी रोशनी लाल रंग की पड़ रही थी। उसके सामने सूरज की रोशनी भी मध्यम सी हो गई थी। धीरे धीरे मैं और आगे जाना चाहता था, लेकिन मेरी एक टांग जो काम कर रही थी वो भी शिथिल हो गई। मैं वहीं पर लाश के ढेर की तरह पड़ा हुआ था। मेरी ना दोनों बाजुएं काम कर रही थी, ना दोनों टांगें काम कर रही थी। मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। इसी तरह शरीर को लौटने लगा था मैं। शरीर को लौटते लौटते आगे बढ़ना चाहता था मैं। किसी तरह से वहां तक पहुंच तो जाऊं, उस फूल को खा लूं। और वो चुड़ैल अभी तो नज़र नहीं आ रही। उसके आने से पहले पहले मुझे उस फूल को खाना होगा। उसी में वो शक्ति है जो मेरी बीमारी को ख़त्म कर पाएगी। उसके बाद लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच ही जाऊंगा किसी तरह। मैं धीरे धीरे मैं लुढ़कने लगा था। लुढ़कता लुढ़कता मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा। जैसे ही मैं उस फूल के पास पहुंचा, कांच का मर्तबान उस फूल के ऊपर चढ़ा हुआ था जो ज़मीन में धंसा भी हुआ था। उसे निकालने की कोशिश मेरी असंभव जैसी थी। मैं सर मार रहा था उस मर्तबान पर कि वो टूट जाए, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। वो हिल नहीं रहा था। उसके अंदर वो पौधा था, वो औषधि फूल वाला। उसे मैं खा नहीं सकता था। हर कोशिशों के बाद मेरा शरीर बिल्कुल बंद सा पड़ गया। पूरा शरीर ही हिल नहीं पा रहा था। गर्दन हिल नहीं पा रही थी, बस पलकें थीं जो धीमी धीमी हिल पा रही थीं। मैं बस उस पत्थर की तरफ ही नज़रें गड़ाए हुए इसी तरह वहाँ लेटा हुआ था। शायद मौत बहुत नज़दीक थी। तभी एक चमकती हुई रोशनी नज़र आई। उस पत्थर के पीछे से एक औरत निकली। वो उस पत्थर पर बैठ गई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती रही, हंसती रही और बार बार कहती रही, आ गए मरने अब मरो, आ गए मरने अब मरो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या कहूँ। पहले तो वही कहे कि मुझे क्या सज़ा मिलेगी। उसके बाद वो कहने लगी थी, यहाँ तक आए हो मरने के लिए, मेरा फूल लेना चाहते हो इतनी आसानी से। इस पूरे पहाड़ पर एक ही पौधा लगता है और वो ये है। तुम इसे भी खाना चाहते हो? नहीं खा पाओगे, कभी कोई नहीं खा पाता। तुम्हें यहाँ तक किसने भेज दिया? कोई यहाँ तक वैसे पहुँच तो पाता नहीं। तब रोते रोते मैंने जवाब दिया था, वो नीचे वाला प्रेत उस गुफा का। उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी प्यास बुझा दी और उसने मुझे रास्ता बता दिया। तो वो गुस्से में आ गई थी। वो प्रेत, वो नकचड़ा प्रेत, तुमने उसकी प्यास बुझा दी। अब तो तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगी। मैं बहुत चिढ़ती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ। तुमने उसकी प्यास बुझा दी और मैं यहाँ प्यासी बैठी हूँ। बस एक पौधा लगता है, उसी की रखवाली करती हूँ। ये पूरा पहाड़ इसी तरह खाली है, कुछ नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पर शाप से बंधी हूँ और तुमने उसे पानी पिला दिया। मैं प्यासी हूँ। तो मैंने कहा, तुम्हें भी मैं इस प्यास से निजात दिला सकता हूँ, तुम्हारे लिए भी पानी ला सकता हूँ बारिश का। वो हंसने लगी थी और कहती रही थी, हाँ ये तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मेरे इस पौधे को तुम खा जाओगे ताकि तुम्हारी बीमारी खत्म हो सके। लगता है तुम मरने वाले हो, इसीलिए यहाँ तक आए हो, वरना किसी और में हिम्मत नहीं होती मौत को मात देने की। मेरे शरीर में अचानक थोड़ी सी जान आ गई थी और वो कहने लगी थी, जाओ मेरे लिए वो बारिश का पानी लेकर आओ, लेकिन सौदा ये है, उस बारिश के पानी के साथ मुझे वो नकचड़ा प्रेत भी चाहिए, उसे भी साथ लेकर आओ। मैं अपनी प्यास भी बुझाऊंगी और मन की प्यास भी बुझाऊंगी। उसे मैं बहुत जलील करूंगी, नोचूंगी यहीं पर, बस उसे मेरे पास ले आओ। अचानक मेरे शरीर में जान आने लगी थी। एक टांग मेरी चलने लगी थी। उस चुड़ैल ने कहा, धीरे धीरे तुम नीचे उतरोगे, शरीर में शक्ति आती जाएगी, उसे यहाँ तक लेकर आना। जाओ, मैं आज़ाद करती हूँ शरीर की इस शक्ति से। नीचे उतरते उतरते तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और उसे खींच कर यहाँ तक ला पाओगे।
उसके बाद इस फूल को खा पाओगे। अगर अभी कोशिश की तो तुम्हें एक झटके में मार दूंगी। अब उससे सौदा कर लिया था तो बात तो माननी ही थी। एक टांग के सहारे लंगड़ाता लंगड़ाता मैं उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा था। पहला पत्थर आते ही दूसरी टांग भी काम करने लगी। उस पत्थर के आगे एक बाजू काम करने लगी। धीरे धीरे पूरा शरीर सही हो गया था और मैं उसी गुफा के नजदीक पहुंच गया था। मुझे जैसे ही उस प्रेत ने देखा, बहुत ही हैरान। जिंदा छोड़ दिया? तुझे इतनी आसानी से जिंदा छोड़ दिया? वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। जो मुझसे बच जाता है उसे वो मार देती है। लेकिन तुम वापस क्यों आए हो? क्या लेने आए हो? क्या उस फूल को खाने दिया इतनी आसानी से? जैसे ही मेरा ध्यान उस आधे मटके पर पड़ा, वहां बारिश के कारण वो आधा मटका पानी से भर चुका था। बारिश की कुछ ही बूंदें पड़ रही थी, लेकिन मटका भरने के लिए काफी थी। इतना पानी मैं ऊपर तक ले जा सकता था। जैसे ही मैंने उस मटके की तरफ हाथ बढ़ाया, वो मुझसे पूछने लगा था, सच बताओ, क्या सौदा किया है? क्या इस पानी का सौदा किया है? मैं उस मनूस चुड़ैल को पानी नहीं देने दूंगा। उससे इतना ज्यादा चिढ़ता हूं, तू उसकी मदद करेगा? तुझे फिर से शाप के अधीन कर दूंगा, यहीं पर मार दूंगा। इसके बाद अब मौत मुझे हर तरफ नजर आ रही थी। वो चुड़ैल भी मुझे मार सकती थी, ये भी मुझे मार सकता है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। जैसे ही मैं उस गुफा के करीब गया, उसने मेरी टांग पकड़ ली। अब उसने मेरी टांग पकड़ी थी तो मैंने भी जमीन से वो मटका उठा लिया। अब उसका पानी छलकने लगा था। जैसे ही मैं छलांग लगाता, वो पानी छलकता और उससे उसकी सांस ऊपर की ऊपर रह जाती। वो कहने लगता, पानी ना गिर जाए, बस इतना सा भरा है, मैंने अभी ये पानी पीना था। तो मैंने कहा, मेरी टांग छोड़ो। मैं पलटा, ये पानी पलटेगा, यहीं गिर जाएगा। मार दो मुझे, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, पानी का इंतज़ाम नहीं होगा। तो उसने मेरी टांग छोड़ दी। जैसे ही उसने मेरी टांग छोड़ी, मैंने उसकी बाजू पकड़ ली। चलो मेरे साथ, अब सौदा तो मैं पूरा करूँगा। हाथ में मटके में पानी है, इस मटके का पानी तब मिलेगा मेरे साथ चलोगे। अब उसे खींचकर मैं ले जाने लगा था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, वो बहुत ताकतवर था, लेकिन मेरी कमज़ोर सी पकड़ से भी वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो कोशिश तो कर रहा था, उसे घसीटता हुआ मैं ऊपर ले जा रहा था। वो हल्के कपड़े की तरह था, उसे बड़ी आसानी से खींचकर ऊपर ले जाया जा सकता था। धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ता रहा। मुझे डर था मेरा शरीर कमज़ोर होगा, मेरी टांगें काम नहीं करेंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक था। मैं उसे खींचता खींचता मैं ऊपर ले आया था। उसे खींचता खींचता मैं ऊपर तक ले आया। उस पत्थर पर वो चुड़ैल बैठी थी, बहुत गुस्से में थी। इस तरफ प्रेत भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। खींचता खींचता मैं उसे वहाँ ले आया। मेरे हाथ में वो आधा टूटा हुआ मटका था, जिसमें आधा पानी भरा था। उसे देखकर दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। ये मटका मैं किसे दूं? मुझे पता था उस चुड़ैल को ही देना होगा, वही मुझे फूल देगी। मैंने उसकी तरफ वो मटका बढ़ा दिया, लेकिन उसने वो मटका पकड़ा और पत्थर पर रख दिया। उसके बाद उसने वो मर्तबा निकाला और फूल मेरे सामने था। आसानी से मैं फूल खा सकता था, लेकिन जैसे ही मैं फूल खाने की तरफ बढ़ा, उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी। और सच कहूँ, वो फूल खाने से ज़्यादा मज़ेदार उनकी लड़ाई थी। एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, एक दूसरे को नोचने की कोशिश कर रहे थे, कभी टांगों को तोड़ रहे थे, एक दूसरे की सारी हड्डियां तोड़ने की कोशिश। बिल्कुल फिल्मों की तरह एक दूसरे को पटके जा रहे थे, एक दूसरे का सर पत्थर पर दे मार रहे थे। बहुत समय हो गया था कोई फिल्म देखे हुए, इसलिए वहाँ बैठा बैठा उनकी लड़ाई में देखे जा रहा था। पटक पटक कर जब वो दोनों थोड़ा थके तो एक दूसरे को गालियाँ देने लगे। उसके बाद उनकी लड़ाई ऐसी लग रही थी जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई हो। लगभग आधे घंटे तक वो लड़ाई चली थी। उस फूल की उन पत्तियों को धीरे धीरे मैं खाता रहा। जैसे हम थिएटर में बैठकर फिल्म देखते हैं, वैसे उनकी लड़ाई देखता रहा। आधे घंटे बाद वो थक से गए थे। दोनों ही पत्थर पर बैठ गए और ऐसा लग रहा था दोनों में दोस्ती हो गई हो। अब वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, गुस्से में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़े ही प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके थोड़ा करीब गया मैं उनकी बातें सुनने लगा था। वो तो पुरानी बातें कर रहे थे कि घर में कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, यहाँ पर क्या क्या हुआ है, पेड़ों के ऊपर से फल तोड़ना, सब कुछ करना।
पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे तो मैंने भी सवाल कर दिया, हो कौन तुम, सच बताओ। तो उस चुड़ैल ने बताना शुरू किया, ये मेरा पति है। हम दोनों इस पहाड़ी पर आया करते थे, 200 साल हो चुके हैं। हर एक पहाड़ का एक देवता होता है। वो पहाड़ ही एक तरह से देवता होता है, उसमें शक्तियां समाई होती हैं। उस पहाड़ पर अलग अलग तरह के पौधे लगते हैं जो इंसानों के लिए भी अच्छे होते हैं, कुदरत के लिए भी अच्छे होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आग लगाकर पूरे ही पहाड़ को जलाने की कोशिश की थी। जब हम दोनों में झगड़ा हो गया था कि हम यहाँ पर घर बनाएंगे या नहीं, तो इस पूरे पहाड़ के ऊपर के सूखे हुए पेड़ों को आग लगा दी थी, जिस कारण इस पहाड़ के ऊपर ही आग लग गई थी। आसपास कहीं आग नहीं लगी थी। उसके बाद हम भी शाप से बंध गए थे। मुझे इसका ऊपरी हिस्सा मिला, इसे इसका निचला हिस्सा मिला। हम दोनों भी दूर हो गए और यहाँ पर बारिश की एक भी बूंद ना पड़ती, हमें पीने को पानी ना मिलता। ये पूरा पहाड़ सूख गया, जिस पर एक भी पौधा ना लगता। मैं इस पहाड़ पर पौधे लगाया करती थी, इसलिए मुझे एक पौधा लगाने को मिला। ये पौधा जो इसी तरह चुड़ैलों के पास होता है, जिससे किसी भी बीमारी का अंत किया जा सकता है, बस यही पौधा मैं लगा सकती थी और यही मैं तब से लगाती आ रही हूँ। कोई दशकों बाद यहाँ तक पहुँच पाता है और मैं उसे ये फूल दे देती हूँ जो इस पौधे पर लगता है, लेकिन इस बंजर ज़मीन पर कोई पौधा नहीं लग पाता। कोई शाप है जिस कारण यहाँ बूंद टिकती ही नहीं, इस कारण बंजर बन गया ये पहाड़, पौधा लगता ही नहीं। और जब तक पौधा लगेगा नहीं, हम शाप से बाहर होंगे नहीं। कुछ समय है अब भी हमारे पास, फिर से हम जुदा जुदा हो जाएंगे। इसके बाद मैंने कहा, चलो मैं तो इस बीमारी से आज़ाद हो गया ना। तो दोनों मायूस चेहरा लेकर मेरी तरफ देखने लगे थे और उस चुड़ैल ने कहा था, तुम्हें ये पौधा खाने के बाद बीमारी नहीं मिलेगी, तुम्हारे शरीर की सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस फूल में भी एक जहर है, क्योंकि इस फूल को किसी शापित पहाड़ पर जहर के साथ ही उगाया जा सकता है। तुम इस बीमारी से निजात पा चुके हो जब तुमने इसे खा लिया, लेकिन वो जहर शरीर में घुलता जाएगा। जब तुम इस पहाड़ से नीचे उतरोगे, इस जहर के कारण मर जाओगे। ये इस पहाड़ का शाप है जो यहाँ किसी को उगने नहीं देता, और जहर इस पहाड़ के अंदर है। मैं अपने घुटनों के बल आ गया था। मैं मायूस हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैं बीमारी को हरा पाया, लेकिन मौत से बच नहीं पाया। मैं रोने लगा था और वो भी मेरे सामने मायूस बैठे थे। वो भी जुदा हो ही जाएंगे कुछ पलों में। तब मैं सोचने लगा था क्या करूं। इस बंजर ज़मीन पर पानी टिक नहीं पाता तो कैसे पौधा लगेगा इस पर, और कैसे होगा शाप का अंत। मेरी जेब में कई पौधों के बीज थे जो मैं हमेशा अपने पास रखता। जब जब मैं इन औषधियों के बारे में सीखता रहा था, हर किसी ने नए नए बीज दिए थे, नए नए औषधियों के। सब मेरी जेब में थे और मैं उसे बिखेरने लगा था। यहाँ बारिश धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाएगी, ये पौधे यहाँ पर लगेंगे। लेकिन उनका मायूस चेहरा, ये पानी यहाँ नहीं टिकता, शाप के कारण। पानी टिकेगा नहीं तो पौधा लगेगा कैसे? नहीं लग पाएगा। मैंने अपनी बेल्ट उतारी और उसके बक्कल को अपनी बाजू पर मार लिया। मेरी बाजू से खून टपकना शुरू हो गया था और उस बीज को मैंने अपना खून देना शुरू कर दिया था। उस बीज पर मेरी खून की बूंदें गिरती गईं और वो बीज भी ज़मीन में समाया। उसके बाद मेरा खून भी ज़मीन में समाया, लेकिन मेरा खून सूखा नहीं, उस मिट्टी को गीला कर दिया था मेरे खून ने। बहुत समय बाद इस पहाड़ की मिट्टी गीली हुई थी और इससे एक कमाल सा हो गया था। अचानक उस आंधी के पत्ते इस ज़मीन को छू रहे थे और इसमें समा नहीं रहे थे। वो बारिश की बूंदें अब इस मिट्टी को गीला करने लगी थी। उन दोनों के शरीर इंसानों के शरीर से बन गए थे, जिनके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। वो नग्न अवस्था में मेरे सामने उस पत्थर पर बैठे हुए थे और यहाँ जैसे शाप का अंत हो चुका था। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने शरीर को देखना ये बयां कर रहा था, शाप से मुक्त हो गए थे वो, और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। उस औरत ने मुझसे कहा था, तूने कमाल कर दिया, तूने इस पहाड़ के शाप को ख़त्म कर दिया।
अब इस पर भी पौधे उगेंगे और हम आज़ाद हैं। हम आज़ादी से ज़िंदगी जी पाएंगे। मुझे ये नहीं पता था कि उस फूल का जहर मैंने ख़त्म कर दिया है या नहीं, लेकिन मैं उस पहाड़ से नीचे आ गया था। वो अब भी उस पत्थर पर बैठे एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहाँ पर जाएंगे, लेकिन ये बंजर पहाड़ धीरे धीरे हरा होता जाएगा। उस पहाड़ से नीचे उतरा था मैं, उस गांव तक चल कर गया था। उस बीमारी के कारण जो कमज़ोरी थी जैसे ख़त्म हो चुकी थी। मेरा शरीर तरोताज़ा था। इस घटना को हुए 3 साल हो चुके हैं। आज भी मैं ज़िंदा हूँ। मेरे सब दोस्त ये जानना चाहते हैं कैसे उस बीमारी को हरा दिया जिसे कोई नहीं हरा पाता। कैसे उस बीमारी को मैं समझ गया जिसे कोई नहीं समझ पाता। क्या औषधि है जो मैंने इस्तेमाल की, लेकिन मेरा जवाब किसी के समझ में आता ही नहीं। मौत का सामना करना पड़ता है उस चुड़ैल की औषधि पाने के लिए। पहाड़ों में ऐसी शक्ति होती है, उसे एक देवता ही माना जाता है, जो हमारी इस कुदरत को बनाते हैं, जो हमें जिंदा रहने देते हैं, और उनसे लड़ते हुए वो औषधि पाना मौत का सामना करना ही है। कोई नहीं कर पाता ये, और नया पहाड़ ढूंढना इतना भी आसान नहीं। अब वो बंजर पहाड़ बिल्कुल हरा भरा है। वहाँ बंजर पहाड़ और कोई नज़र ही नहीं आता, और वो दोनों पति पत्नी कहाँ पर मौजूद हैं मुझे नहीं पता। मैं उस बीमारी से निजात पा चुका हूँ, नई जिंदगी जी रहा हूँ और सबक भी ले चुका हूँ। कभी कभी मौत का सामना करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए।